अगला पॉइंट बेटा लिखना है, आईपी ऑर्डर फॉर लेंथेनाइड्स generally decreases from लेंथेनाइट सीरीज में अगर बात करेंगे तो एलए के अंदर ही है, बात समझिएगा। तो अगर हम लेंथेनाइट सीरीज की बात करें तो सी से स्टार्ट होता है मामला, बोलो बेटा, और लास्ट में एलयू पर जाकर क्या होता है, खत्म हो जाता है, जनरली इंक्रीजेज है। और उसका रीजन बेटा क्या है, इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि हमको ये पता है कि एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो कहा जाता है कि सी से लेकर एलयू तक लगातार वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर कहीं पर भी आएगा तो ध्यान रखिए। अब जितना आईपी हम लोगों ने पढ़ा है, अब हम बात कर रहे हैं कि उस आईपी का एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा या पॉइंट के रूप में लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ आईपी। एप्लीकेशन ऑफ आईपी। अब यार अगर कहा जाए तो ये अपना ग्रुप है और ये पीरियड का मामला है। याद रखना है कि जब भी हम अलोंग द ग्रुप बात करते हैं ऊपर से नीचे, तो कहा जाता है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बनाइएगा, अलोंग द डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। अगर पीरियड के अलोंग जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन को देना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेटेलिक कैरेक्टर, अब एप्लीकेशन की बात है, मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, यानी आईपी जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन निकलना उतना आसान होगा, मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल वही अच्छा है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करे। अब इसी को यार दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो कहा जाता है मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन देने वाला। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उस पर जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर।
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेटेलिक कैरेक्टर को ही मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, यानी ये भी इंक्रीज करता है अगर आईपी डिक्रीज करे। ठीक बात है। तीसरी बात जरा सुनना, ये तो तय है, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन देना। आईपी का वैल्यू जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, आसानी से। जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। अब ये बताओ, जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे उनकी रिएक्टिविटी भी तो ज्यादा होगी, यानी मैं बोल सकता हूं कि आईपी मेटल की रिएक्टिविटी को भी बताता है, यानी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, आईपी के। आईपी जितना कम, मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो ये तीनों बातें एक साथ किस पर अपना फर्क डाल रही, किसकी वजह से इन पर फर्क पड़ रहा है, आईपी की वजह। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप फर्स्ट ए की बात करें, तो लिथियम से लेकर सीजियम तक हम बात कर रहे हैं अलोंग द ग्रुप की, है ना, अलोंग द ग्रुप। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमें पता है ग्रुप में नीचे आने पर आईपी का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं यहां बात करूं, तो ये वाला जो ऑर्डर है ये किसको बता रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर को। याद रखना, ये जो एरो बने हैं ये बता रहे हैं कि सीजियम जो है वो सोडियम से बढ़िया मेटल है, और उसका रीजन क्योंकि लेफ्ट मतलब एक प्रकार से टॉप टू बॉटम आते समय आईपी का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इनके जो साइज हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक सवाल कल हम लोग जब लगा रहे थे, तो एक सवाल ऑक्सीडेशन स्टेट पर आया था, ऑक्सीकरण संख्या पे आया। उसके आधार पर भी हम बात कर सकते हैं, यानी उनके लिए हमारे पास आईपी की वैल्यू अगर है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। चले हटाएं। तो अगला हेडिंग डालिएगा, इसी का दूसरा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीकरण संख्या की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, कब कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होगा, उसको हम आईपी के डिफरेंस से बता सकते। देखिएगा पहला पॉइंट, इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी, सक्सेसिव का मतलब क्रमागत, इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी is greater than मैंने बोला था कुछ वैल्यूज हैं याद रखनी, इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर आईपी का डिफरेंस जो क्रमागत है पहला और दूसरा, दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, और उनका डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable, ज्यादा स्टेबल बोल दो या बोल दो कि ये ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा कॉमन रहती है, यानी मोर कॉमन। इसको जरा डब्बे में बंद कर लेना, ये रिजल्ट है, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल या मोर कॉमन। पहले दोनों पॉइंट लिख लो तो बात ज्यादा समझ में आए। पॉइंट नंबर 2, इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी is less than 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कहा जाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसी परिस्थिति में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल और मोर कॉमन। यानी इस परिस्थिति में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी या ज्यादा कॉमन होगी। ये दो पॉइंट है अब। एक एग्जाम्पल से इसको देखने का प्रयास कर, ना उतारिएगा। यानी सवाल करेंगे कैसे, इस पे बात हो रही। मान लीजिए एक एलिमेंट है एम, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, तो हम एम गैसियस मान के बात कर रहे हैं। इसने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो बनाया एम प्लस गैसियस। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे हैं, या चलो माइनस लिख दे रहे हैं तो समझ जाओ। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो एम प्लस 2 गैसियस। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला
तो बना M+3 गैस। ये 3 आईपी लिखे हैं, मतलब एक एक करके 3 बार निकाला जाए। पहले केस में जब आईपी की बात करें तो उसकी वैल्यू आई है 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे केस में आई है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरे केस में आई है 85 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बनाइएगा जैसे बनाया है ना। अब हमको ये बताओ, जो रिजल्ट ऊपर लिखे हैं, अगर मैं यहां पर इन दोनों को पकड़ता हूं, यानी ये पोर्शन, और आपसे कहूं कि आईपी का डिफरेंस बताओ, तो क्या ये क्रमागत आईपी है, सक्सेसिव आईपी है? इनका डिफरेंस 15 माइनस 7.6, यानी कि बेटा लगभग आ रहा है 7 पॉइंट, बना लीजिए। ठीक बात। अब ये बताओ, ये डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम ही, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि आईपी का डिफरेंस लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात समझ में आती है? अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो क्या मैं बोलूंगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल? यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास इस इतने पोर्शन में कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर हैं? +1 और +2। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो +1 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? +2। बना लीजिए। यानी यहां से रिजल्ट आता है कि M+2 इज मोर स्टेबल देन M+1। इतना करने के बाद अगले पोर्शन में आ जाइए। यहां से यहां तक अगर हम देखें तो आईपी का डिफरेंस बताओ। क्या वो डिफरेंस 85 माइनस 15 है, यानी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? इसका मतलब मैं बोलूंगा आईपी डिफरेंस ग्रेटर देन, और सक्सेसिव है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगातार वाला है, ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं बोलूंगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो यहां हमारे पास कौन कौन सी ऑक्सीकरण संख्या आ रही थी? M+2 और M+, यानी मैं कहूंगा कि स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो बेटा M+2 और M+3 में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? M+2। क्लियर है मामला? क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, कम वाला। तो कुल मिलाकर ओवरऑल
कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेबल? एम। क्लियर है मामला? तो कल को अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक एक करके अगर इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं कहूंगा कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एम इज +2। क्या बात समझ में आती है सर? तो नया है लेकिन तुम आराम से बात को समझ सकते है ना, कि अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल। अगर आईपी का डिफरेंस सक्सेसिव वाला, लगातार वाला 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। और दोनों से कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 है। ठीक बात। तो ये आपका यहाँ पर एप्लीकेशन वाला पोर्शन भी समाप्त होता है कि अगर आप थोड़ा सा ये समझ लेंगे तो एप्लीकेशन भी आप कर पाएंगे, आराम से देख सकते हैं कि हम आईपी क्यों पढ़ रहे हैं। चला जाए। अब सर यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मान लीजिए पेपर में सवाल आया कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आईपी किस एलिमेंट का होगा। दिमाग लगाओ। दो आंसर आएंगे, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। हटा दें इसको, सबने नोट कर लिया है? करो करो बेटा करो, बताओ, लगाओ दिमाग। बोलो भाई, क्या सीजियम आंसर होगा? बोलिए उसका रीजन। मिनिमम आईपी इन पीरियोडिक टेबल। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है? सीजियम है सर। क्यों सीजियम है? ऐसा क्या खासियत है? अब हमको ये बताओ कि हमारे पास ये है पीरियोडिक टेबल, बोलो भैया, यही है ना? इसी तरीके का मामला है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको दर्शन होते हैं एल्कली मेटल के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। ठीक बात। ये ग्रुप वाइज है, पहला ग्रुप। उसके बाद चलते चले जाते हैं, लास्ट में हमको दर्शन होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्या ये हमको इनर्ट गैसेस मिल? बोलिए सर। अब हमें ये बताइए, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जब हम पीरियड के अलोंग चलते हैं, कहां चलते हैं?
पीरियड के अलोंग, तो पीरियड में एल्कली मेटल्स जो होते हैं, मान लो इसको पकड़ रहे हैं, तो क्या मेटल का जो आईपी होगा वो क्या होता है? मिनिमम। इनर्ट गैसेस जो होती हैं उनका जो आईपी होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। इसका वॉन्डर वॉल रेडियाई से कोई लेना देना नहीं, हमको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक बात। क्या हमें यह भी पता है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो क्या ऊपर से नीचे आते समय आईपी का वैल्यू हटता हुआ नजर आता है? तो इस ग्रुप का तो सबसे कम है, और उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे क्या ये वैल्यू डिक्रीज करता हुआ मिले? तो इसका मतलब है कि जो सीजियम होगा इसका आईपी क्या होगा? मिनिमम होगा पूरी पीरियोडिक, सबसे कम यही। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो लेना नहीं। किधर आते हैं सर? इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होता है। यहां पर जब हम चल रहे हैं अलोंग द पीरियड, तो क्या आईपी का वैल्यू पीरियड में आगे बढ़ने पर जनरली बढ़ता नजर आ रहा है? तो अगर ये आईपी का वैल्यू बढ़ता नजर आ रहा है तो क्या हीलियम का ज्यादा होगा? और फिर वही ग्रुप वाला चक्कर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हीलियम होगा इसका आईपी इनर्ट गैस का तो ज्यादा ही होता है, लेकिन इसका मैक्सिमम होगा हमारी पूरी पीरियोडिक। क्या ये बात समझ में आती है? बना सकते हैं तो बना लीजिए। पहला पॉइंट याद रखना, मिनिमम आईपी। अगर कल को पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम आईपी, मैक्सिमम आईपी इन पीरियोडिक टेबल, तो आंसर क्या जाएगा? क्लियर है बात? उतार लीजिए, काम कीजिए। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आईपी होता है सीजियम का, और सबसे ज्यादा आईपी होता है। तो याद रखना है, जब भी हम पीरियड के अलोंग बात करते हैं तो जनरली कहा जाता है, मतलब कि ग्रुप के अलोंग जनरली कहा जाता है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका सबसे कम होता है और इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होता है। अगर इनर्ट गैस कंसीडर ना करें तो उससे पहले हेलोजेंस होते। बात समझ में आ रही है?
तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी। अब एक सवाल कराते हैं टेबल वाला, जिसमें क्या क्या बातें वो आपसे पूछ सकता है, एक वो भी कर लोगे तो थोड़ा सा दिमाग में बात रहेगी। और इसलिए पढ़ लो क्योंकि बता रहे अगले साल का पेपर अच्छा खासा ठीक ठाक आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए तुमको बड़ा कंसेप्चुअली मजबूत रहना पड़ेगा। जो अब तक कहा जाता है आएगा एनसीईआरटी का ही सब, बट तुम देख रहे होगे एनसीईआरटी में आईपी दिया और ये सब पूछ लिया गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना। और अभी एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे तो उसमें भी इधर उधर की कुछ चीजें अगर होंगी तो वो पकड़ में आ जाए। चला जाए। कल बोला था रिवाइज करा है तुमने? आज ना पढ़ाया गया है पीरियोडिक में, उतना रिवाइज किया है ना? पढ़ता हूँ, परेशान ना हो। यहां तक समस्या कोई नहीं है। आते हैं, आते क्वेश्चन लिखिएगा सर। एक टेबल बनानी है पहले तो। एलिमेंट लिखेंगे, यहां वैल्यू लिखेंगे IP1, IP2 और IP3। P, Q, R, S और T, 5 एलिमेंट हमने, और वो एलिमेंट जर्नलाइज कर दे। वैल्यूज लिख लीजिए 90 1067 नंबर है। सवाल आया था ना इस तरीके का, तो वो जरा पकड़ में आ जाए अच्छे से। 1298, 131, 199, 1815 और 115, 1261, 1511, 921, 1213, 1469। लास्ट है 460, 596, 831। ये नंबर है, मतलब ये डेटा आपको गिवन है। ठीक बात। एक एक करके यहां सवाल पूछे गए। पहला सवाल है, विच एलिमेंट्स likely to be are likely to be
in the same group। यानी किन एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं कि वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट। सवाल नंबर 2, विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव मेटल। यानी PQRST में कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तीसरा है, विच टू एलिमेंट्स likely to be non-metal। चौथा है, which elements form the oxide of, which elements form the oxide of type MO। पांचवा है, give formula when PQR, give formula when PQR react with fluorine, यानी F2, to form fluorides, to form fluorides। बहुत बेहतरीन सवाल है। बताओ भैया। तो बनाए थे, राइट है।
ज्यादा जान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से करते नजर आओ। हुआ किसी है? ट्राई कर लिया है ना? चलो ठीक है, एक एक बांट दो सब। अब हमको ये बताओ, जैसे मान लो ये सब नंबर लिखे हैं, कागज है खाली, मिल जाएगा, परेशान ना हो। अब हमको ये बताओ कि अगर हमको ये नंबर्स देखने हैं, तो ये नंबर देख के हमको क्या पता चल रहा है वो देखते हैं। पहले बात को सुनिएगा क्योंकि आप कल एक सवाल में फंसे थे। अब हमको ये बताइएगा, IP1 का मतलब होता है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी। IP2 का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी। और IP3 का मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं P को देखूं तो क्या IP1 90 है और IP2 1067? इसका मतलब ये वैल्यू बहुत हाई। क्या ये बात समझ में आती है? आर के पास आते हैं। पहला नंबर 115 और दूसरा नंबर 1261, ये वैल्यू भी बहुत हाई है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, इधर देखिएगा, यहां से एक एक टर्म गोला बनाओ, दोनों में वैल्यू हाई करके गोला बनाओ। बनाया बेटा? आप पूरी बात लिखिएगा, ठीक बात। नीचे लिखो पहला पॉइंट, एलिमेंट P और R के लिए
इसमें नहीं लिखना है, पन्ने में, कॉपी में लिखो। पागल कहीं। हाँ, पन्ने में झटके दे रहे हैं, उसी में लिख ही दे रहे हैं। तो कुछ दूसरा काम है बेटी, बिल्कुल तेजी पे काम किए दे रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं जल्दी लिखो, तो कह रहे हैं लाओ जो पन्ना दिया उसी में लिखे दे। यार बेटा एक बात बताओ, खुद सोचो, जिस कॉपी में सवाल लिखे हो पन्ने में आंसर लिखोगे यार, है? गुस्सा नहीं हो ना, गुस्सा हो गई। अब बेटा ये बताओ, सुनते जाना बात को बड़े गौर से, देखो इधर सुनो, मामला इसे ही है, बहुत बढ़िया सवाल है वो। सबको दे दिया एक एक, ठीक। अब हमको ये बताओ कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो पहला इलेक्ट्रॉन तो देंगे, मतलब आपने लिखा पी और आर के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन या सेकंड आईपी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, कॉमा लगा के लिखो, मतलब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देंगे। ठीक है, आ गई, मतलब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देंगे। बोलो भैया, अगर नहीं देंगे, इधर देखो, तो कौन से एलिमेंट हैं जो केवल एक इलेक्ट्रॉन देते हैं? एल्कली मेटल। तो कॉमा लगा के लिखो, इसका मतलब पी और आर क्या है? एल्कली मेटल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि ये पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से देंगे लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, या बहुत मुश्किल से देंगे। तो पी और आर के बारे में पता चला कि ये दोनों आदमी क्या है? एल्कली मेटल है। क्यू को देखते हैं सर। पहला इलेक्ट्रॉन देने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा थोड़ा सा ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी वैल्यू बहुत हाई, ये तो समझ ही जाओगे, 199 से 1815 बना लीजिए। अब बताइए पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप के एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब क्यू क्या होगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। आप अपनी कॉपी में लिखिए, क्यू के लिए हर्ड आईपी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्यू के लिए हर्ड आईपी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब क्यू तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, मतलब क्यू तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, कॉमा लगा के लिखो, क्यू एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। क्यू क्या होगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। क्या ये बात समझ में आती है? एस और टी के पास आ, पहला कितना है? 921। पहला कितना है? 460। क्या पहली वैल्यू ही काफी ज्यादा है? यानी ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते। कौन से एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते? नॉन मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एस और टी ये दोनों के दोनों क्या हैं? नॉन मेटल। कॉपी में लिखिएगा, एस और टी के लिए, एस और टी के लिए फर्स्ट आईपी की वैल्यू, फर्स्ट आईपी की वैल्यू कंपैरेटिवली, फर्स्ट आईपी की वैल्यू कंपैरेटिवली मतलब जो बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में, कंपैरेटिवली
काफी हाई है। यानी ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते। सीधी सीधी बात लिखा रहा हूं सर, यानी डेटा से आप कितने तगड़े से मामला पकड़ सकते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते। कॉमा लगा के लिखिएगा, ये नॉन मेटल होंगे, ये नॉन मेटल होंगे। चला जाए, सबको तुमने निकाल लिया मामला। अब सवाल पर आओ, विच एलिमेंट्स आर लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप। नॉन मेटल में पूरा पी ब्लॉक आता है, ग्रुप सेम है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एल्कली मेटल का ग्रुप सेम होता है, तो गारंटी कहां है? पी और, बोलो भैया, पी और आर के पास। तो आंसर क्या होगा? पी और आर। क्लियर बात? सवाल नंबर 2, कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? अभी पढ़े हो, एल्कली मेटल जो होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो दोनों भाई एक ही घर से आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों में भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पी, क्योंकि आईपी का वैल्यू सबसे कम। मामला पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उधर आइए, कौन से दो एलिमेंट है जो नॉन मेटल है? एस और टी। ठीक बात। चौथा, विच एलिमेंट्स फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ टाइप एमओ। रुकना, एमओ का मतलब ओ पर क्या? -2। तो एम पर क्या? +2। क्या ये बात क्लियर है? ये बताइए, जो एल्कलाई मेटल होते हैं वो अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखते हैं? +1। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखते हैं? +2। तो इनमें से कौन है जो +2 के हिसाब से काम करेगा? क्यू। तो आंसर होगा क्यू। और अगर हम बात करेंगे तो वो क्यू ओ टाइप का बनाएगा। क्लियर है बात? सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आंसर बिल्कुल फटाफट निकल के आएंगे अगर आपने टेबल को बढ़िया से पहचान लिया कि हाँ यार, इस टेबल में इस तरीके से डेटा मेरे पास है और ये नंबर गेम देखकर मैं परेशान नहीं होऊंगा कि मुझे कंपेयर करना है। यहां मैं ये नहीं बोलूंगा 90 बहुत ज्यादा होता है, 90 कम है, क्योंकि 921 के रिस्पेक्ट में तो 90 कम है, 1067 के रिस्पेक्ट में तो 90 कम है, तो रिस्पेक्टिवली बात होती है, तो उससे अंदाजा लग जाता है। अब लास्ट में इन्होंने लिखा है कि पी क्यू आर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड में एफ होता है -1 पर। किस पर होता है? -1 पर। तो जरा मुझे बताओ, पी और आर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। तो जब ये एफ के साथ बनाएंगे तो क्या ये पी एफ और आर एफ टाइप का फ्लोराइड बनाएंगे? क्योंकि +1 और -1 जीरो हो जाएगा। जब Q की बात करेंगे तो क्या Q पर चार्ज +2 आएगा? और अगर +2 आएगा तो कितने F माइनस जोड़ने पड़े? 2। यानी Q। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? एक भी चीज अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपनी बात को पूछ सकते। तो सारा कुछ आपके सामने क्लियर कर दिया है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को अगर अपने को बढ़िया से समझना है तो सर, टेबल वाला एक सवाल मैंने आपको जानबूझकर इसलिए कराया है, इसे कराने के बाद चीजें और क्लियर हो जाती। अब आप समझिएगा, जैसे आपको अगर जो पढ़ रहे हैं उनको ये आसान लग रहा होगा, अगर आप किसी मेडिकल वाले से पूछेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाती है यहां तक आते हैं। आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियाई, ये उनके लिए ऐसा सबब है, रटते हैं बैठ के।
ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है, और पेपर में मामला गायब। क्योंकि रटना वाली चीज ये नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ लेंगे। क्या यहां तक मामला क्लियर है सर? तो यहां पे आपका आईपी का मामला, पन्ना आपको मिला है सर, है ना? आइए हटाएं इसको। उस पन्ने में सबसे ऊपर अपना नाम लिखिए, सुंदर सुंदर सा, जल्दी से। हाँ अभी सिम लिखना तो, कहीं लिख दो तुम, जहां मन करे वहां लिख दो। नाम लिख दिया, अपना बैच लिखो। नाम पूरा लिखना, अक्की और झक्की ना लिख देना। हाँ कि घर का नाम नहीं लिखवा रहे हैं। हो गया? आज की डेट डालो। ठीक बात। बगल में लिखो केमिस्ट्री प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला सवाल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन समझ ही जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन 1:2:2 फॉर, पहला आपको लिखना है LA57 के लिए, एंड उसके बाद आप लिख दीजिए PR35 के। इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। सवाल एक साथ उतार लीजिएगा, उसके बाद उसका आंसर 1 2 3 4 करके दे तो अंदाजा रहेगा, और इतनी ही शीट में करना है। जरा सवाल ठीक ठाक उतारना। क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव है, सब लिखना है आपको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम भी देखें ना तुम्हें कितना आ रहा है कितना। चला जाए, यहां आइए सर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल बनाइएगा। यहां है एटॉमिक नंबर, यानी आपको एटॉमिक नंबर, आपको बताना है पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। एटॉमिक नंबर 28, 63 और 112, तीनों बना लीजिए। तरीका सब आपको मालूम ही है, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, एटॉमिक रेडियाई ऑर्डर, एटॉमिक रेडियाई ऑर्डर फॉर, अब यहां मैंने आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, किनके किनके। पहला, पीरियड नंबर 3, एलिमेंट तुम्हें देखने, पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट है उनके लिए एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बता।
दूसरा ग्रुप नंबर 13। तो इससे यह पता चलेगा कि आपको एलिमेंट याद है या नहीं। ऑर्डर वॉर्डर तो बात की। और तीसरा 3D सीरीज। कौन सी सीरीज के लिए? 3D सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4, आईपी ऑर्डर फॉर। अच्छा, आईपी लिखा है तो फर्स्ट आईपी ही है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट। जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है उनके लिए आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का पूरा ऑर्डर लिखना है। कोई बहुत वैसे भारी भरकम सवाल नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप करें। ऑब्जेक्टिव का मामला तब बनेगा जब थोड़ा सा सब्जेक्टिव पता होगा। ठीक बात है सर। पांचवा, राइट द कंडीशन फॉर फॉलोइंग ट्राइड रूल with respect to एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वाले के रिस्पेक्ट में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोई ट्राइड रूल को फॉलो करे। पढ़ाया है सारी बातें बता। 5 सवाल हैं, बात समझिएगा सर। और ऐसे समझ लीजिए कि हर एक सवाल जैसे मतलब यहां पे अगर बात करेंगे तो 4 4 8 4 12 नंबर है, तो हर एक सवाल 4 नंबर का है। यानी हर एक पोर्शन, ईच क्वेश्चन, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। कितने नंबर का है? 4 नंबर। अगर शीट आपको चाहिए होगी तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पेपर निकाल के ऐड कर सकते हैं, स्टेपल करवा के करो, वो कोई दिक्कत नहीं। इतना काम आपको 5 सवाल करके शुरू हो जाएगी। कॉपी बंद कर लीजिए अपनी, बोलिएगा नहीं, बेमानी वाला कोई काम मत। तो नंबर्स का मामला कुछ ऐसा है, इधर देखो, 4 और 4 8 12, समझ लो 12, 4 नंबर, 4 नंबर। क्लियर है मामला? हर पोर्शन 4 नंबर। तो मेरे हिसाब से 8 और 12 20, 20 और 12 32, 32 और 8 40 नंबर का है। अगर आप इसमें 36 नंबर लाते हैं तो आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट। पूरा गाड़ी मत करो, शुरू हो जाओ चुपचाप।